नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, मुख्यमंत्री ने रॉसकॉम कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है राजस्थान में, और राजस्थान सरकार व्यापक स्तर पर इसका प्रचार प्रसार भी कर रही है कि नई जो पेंशन स्कीम है उसको बंद करके, एनपीएस को बंद करके जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको राजस्थान में लागू किया गया है। इधर यहाँ एक जानकारी है कि सिरोही में नया पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोला जाएगा और यहाँ कुछ पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं कुछ शहरों में। कौन कौन से शहर हैं वो? सीकर, अलवर, नागौर, भरतपुर और अजमेर। इन 5 शहरों में ऐसे केंद्र खोले जाएंगे जहां पशुपालकों को प्रशिक्षण दिया जा सके, यानी कि नई नई कैसी टेक्नोलॉजी आ रही है जिनसे पशुपालन आसान हो सके, ज्यादा प्रोडक्टिव हो सके, ज्यादा उससे पैसा ज्यादा कमाया जा सके, मेहनत कम करनी पड़े। इस तरह की जो नई नई तकनीक है वो पशुपालकों को कैसे सिखाई जाए, इसके लिए इन 5 शहरों में खोले जा रहे हैं पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ने बर्ड्स एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। अब ये बर्ड्स एक्ट क्या है? इसका मतलब है द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट, या इसी को शॉर्ट में कहते हैं बर्ड्स एक्ट। क्या है ये? यानी कि ऐसी कुछ सोसाइटी जो धोखाधड़ी करती है, यानी कि लोगों के पैसे हड़प जाती हैं, वापस लौटाती नहीं है, तो उनके लिए इस एक्ट के तहत अब कार्रवाई की जाएगी। और ये पिछले कुछ दिन से लगातार चर्चा में क्या, राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 अब ये शुरू हो चुका है। 2 दिन चलेगा। कब कब? 13 और 14 मार्च को। कहाँ आयोजित होने वाला है? तो जयपुर के दुर्गापुरा में। और इस साल यानी कि वर्ष 2023 को ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी घोषित किया गया है, इसलिए भी ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि चर्चा में भी इस वजह से ज़्यादा है। मिलेट्स क्या है मैंने कल भी बताया था, आज वापस इसको पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे इसको। अगले पेज पर हम बढ़ते हैं। यहाँ है मुख्यमंत्री ने स्केच आर्टिस्ट का हौसला बढ़ाया। यहाँ है राज्य सरकार का सूक्ष्म सिंचाई मिशन, इसको भी हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं। और यहाँ मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी के संदेश लिखे हुए एक पोस्टर का विमोचन किया। हनुमानगढ़ कोहला गौशाला में राज्य की पहली पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला एक खोली गई है। हनुमानगढ़ की गौशाला के अंदर एक नंदीशाला खोली गई है जो कि पंचायत समिति स्तर की पहली नंदीशाला है। यहाँ जयपुर से समाचार, 1.22 करोड़ रुपए की लागत से बिहेवियरल लैब बनेगी चित्तौड़गढ़, जहां निम्बाहेड़ा खेल मैदान का कायाकल्प किया जाएगा। अगले पेज पर जानकारी, बीकानेर जहां डूंगर कॉलेज में विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। और इसके बाद 12 मार्च जिस दिन दांडी यात्रा शुरू हुई थी, तो उस जयंती पर या उस वर्षगांठ को यहाँ सेलिब्रेट किया गया राज्य सरकार द्वारा। उसी की एक इमेज आपको दिखाई गई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा इंडेक्स, कौन कौन सी 4 मुख्य जानकारी जो आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो नए पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन से शहरों में खोले जाएंगे उसको समझेंगे। फिर है जयपुर में बनेगी बिहेवियरल लैब। उसके बाद राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन और राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव। शुरुआत करते हैं सबसे पहले नए पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र। तो सबसे खास बात तो ये है कि कहाँ कहाँ खोले जाने वाले हैं, तो इन शहरों में यानी कि सीकर, अलवर, नागौर, भरतपुर और अजमेर। कुल कितने शहर हुए? कुल 5 शहरों में ऐसे केंद्र खोले जाएंगे जहां पशुपालकों को प्रशिक्षण दिया जा सके। उद्देश्य क्या है? पशुपालकों को नवीन तकनीकों का प्रशिक्षण देना, यानी कि पशुपालन के क्षेत्र में आने वाली जो नई नई जानकारियां हैं, नई नई तकनीक है, उनको कैसे उसका उपयोग किया जा सके। इसका विवरण, प्रतिवर्ष कितने? तो 5400 पशुपालकों को इन केंद्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। और प्रत्येक संस्थान में हर महीने 30-30 पशुपालकों के बैच बनाए जाएंगे। 30-30 करके कुल कितने? 3 बैच बनाए जाएंगे हर सेंटर पर 5 शहरों में। मुख्यमंत्री द्वारा इन केंद्रों के लिए कुल कितना? तो 5.18 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। अगली जानकारी, जयपुर में क्या बनेगा? बिहेवियरल लैब। अब यहाँ शहर का नाम जयपुर तो लिखा हुआ है, लेकिन जयपुर में कहाँ? तो जयपुर में जो हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान है, जहां प्रशिक्षण दिया जाता है लोक प्रशासनिक अधिकारियों को, वहां ही बनाई जाएगी ये लैब, जिसका प्रबंधन और संचालन किसके द्वारा? तो उदयपुर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM उदयपुर द्वारा इसका मैनेजमेंट किया जाएगा। यह देश में अत्याधुनिक तकनीक से बनाई जा रही अपनी तरह की पहली ऐसी लैब है
और यहाँ की जो फैकल्टी होंगे वो क्या प्रायोगिक विधियों पर प्रशिक्षण प्रदान करेंगी, जहाँ पीएचडी से संबंधित कोर्स या उस स्तर के कोर्स यहाँ संचालित किए जाएंगे। इसके बाद अगली जानकारी है राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन। सूक्ष्म सिंचाई क्या होती है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। तो शुरू में मैंने एक बार एक क्लास में भी बताया था, माइक्रो इरिगेशन के कई मेथड हैं, उसमें ड्रिप सिंचाई भी आती है, स्प्रिंकल सिंचाई भी आती है। ड्रिप सिंचाई जैसे मान लेते हैं, ये एक पानी का पाइप है, एक छोटी नली है प्लास्टिक की, इसमें यहाँ ऐसे छोटे छोटे छेद किए हुए रहते हैं, और ये छेद किए हुए क्या काम आते हैं, तो पानी इन्हीं एरिया से यहाँ लीक होगा। ये ऐसी लाइन पाइपलाइन जो है, छोटी छोटी नलियां हैं, खेतों में बिछा दी जाती हैं। जब इनमें पानी चलाया जाएगा तो इन छोटे छोटे छेदों से पानी रिसेगा। इससे क्या होगा, यहाँ जो आसपास पौधे लगे हुए हैं केवल उन्हीं को ही पानी मिल पाएगा। इससे पूरे खेत में पानी फैलाने की जरूरत नहीं है, यानी पानी का जो वेस्टेज है वो कम से कम होगा, उसका सदुपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसीलिए सूक्ष्म सिंचाई को सरकार भी बढ़ावा दे रही है, जिसका कारण क्या है, पानी का दुरुपयोग रुक सके। अब सूक्ष्म सिंचाई मिशन राजस्थान सरकार द्वारा भी शुरू किया गया, और इस बार के बजट में यानी कि 2023-24 में, अच्छा एक तो ये हुई ड्रिप इरिगेशन, जिसमें कि छोटी छोटी प्लास्टिक की नलियों द्वारा फव्वारे द्वारा जो सिंचाई है वो भी इसी के अंतर्गत आती है, जिसको स्प्रिंकल इरिगेशन भी कहते हैं, जिसमें ऐसे फव्वारे लगा दिए जाते हैं। ये तो आपने कॉमनली देखा ही होगा, जो लगातार घूमते रहते हैं उनसे पानी का छिड़काव होता रहता है। कई बार किसान इनको बार बार इनका स्थान भी बदलते हैं ताकि पूरे खेत में या पूरी फसल में पानी पहुंचाया जा सके। तो इन दोनों तकनीकों से पानी का दुरुपयोग कम होता है। एक तकनीक होती है कि ट्यूबवेल के माध्यम से सीधा के सीधा पूरे खेत में पानी फैला दिया जाए। अब उसमें पानी का दुरुपयोग बहुत होता है, बहुत सारा पानी वाष्प बन के उड़ेगा, बहुत सारा पानी मिट्टी ऐसे ही सूख रही है, पौधे को जितनी जरूरत है उससे बहुत ज़्यादा पानी वहाँ देना होता है। यहाँ केवल उतना ही पानी दिया जाता है, कंपैरेटिवली मतलब पानी का जो उपयोग है यहाँ अच्छा होता है। इसीलिए इस तरह की तकनीक को सरकार बढ़ावा दे रही है, और बजट 2023-24 में 4 लाख किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकल संयंत्र से सिंचाई की व्यवस्था के लिए 1705 करोड़ के अनुदान की घोषणा की गई। तो मैंने बताया अभी, ये ड्रिप और ये हो गया स्प्रिंकल यानी फव्वारे वाली। तो इनके जो संयंत्र चाहिए, जो उपकरण चाहिए, जैसे कुछ तो यही हो गई, फव्वारा हो गया, इस तरह की नलियां हो गई, तो इन पर सरकार अनुदान देगी, और इस तरह से कुल कितना 1705 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अब ये उपकरण किनको मिलेंगे या किनको इन उपकरणों पर अनुदान मिलेगा, तो ऐसे किसानों को जिनके पास न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर भूमि हो, उनको वही किसान इसके लिए पात्र हैं। कृषक के पास क्या क्या होना चाहिए, तो कुआं, नलकूप या अन्य जल स्रोत, विद्युत चालित डीजल चालित, विद्युत चालित या सौर चालित पंप सेट होना चाहिए, तभी किसान को ये सारे उपकरण बांटे जाएंगे। मान लेते हैं कि किसान ये उपकरण तो ले लेता है, लेकिन उसके पास ना तो कुआं है, ना नलकूप है, ना कोई और जल स्रोत है, तो वो इस उपकरण का करेगा क्या। इसलिए ये उन्हीं को बांटे जाएंगे जिनके पास पहले जल का कोई स्रोत उनके खेत में है, तभी सरकार उनको ये उपकरण देगी। अनुदान अधिकतम कितना, तो न्यूनतम तो 0.2 और अधिकतम कितना 5 हेक्टेयर। इतनी भूमि का मालिक जो किसान होगा उसी को इस योजना के तहत संयंत्र पर अनुदान दिया जाएगा। SC, ST, लघु सीमांत या महिला किसान है तो संयंत्र लागत का 75% उनको अनुदान मिलेगा, और इनके अलावा जो बची कैटेगरी के किसान हैं उनको संयंत्र लागत का 70% तक अनुदान दिया जाएगा। खास बात यह है कि ड्रिप और स्प्रिंकल संयंत्रों की स्थापना में राजस्थान पूरे देश में शीर्ष स्थान यानी कि प्रथम स्थान पर है, और सोलर पंप संयंत्र की स्थापना में भी राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर है। इसके बाद लास्ट जानकारी पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं, यह है राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव, जो अब 13 और 14 मार्च 2023 को आयोजित हो रहा है। कहाँ, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, जो कहाँ पर है, जयपुर के दुर्गापुरा में। उद्देश्य क्या है, मिलेट्स की खेती को प्रोत्साहन देना। मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज। अब इसमें कौन कौन से अनाज आते हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, सावा, और इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अनाज हैं जो मोटे अनाज कहे जाते हैं, जो कि मिलेट्स के अंदर आते हैं। अब सवाल उठता है कि सरकार इनको प्रोत्साहन क्यों दे रही है, ऐसा इनमें क्या है, यानी कि इनकी ऐसी विशेषता क्या है जिसकी वजह से इनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इनकी विशेषता यह है, इनमें लागत लगती है कम, और इनके जो गुण हैं वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये पोषण बहुत अच्छा प्रदान करते हैं। और भारत या एशिया के और जो देश हैं या अफ्रीका के जो और देश हैं, उनमें अभी भी एक बहुत बड़ी समस्या है कुपोषण की।
उनको ये दूर कर सकते हैं। ये मोटे अनाज क्यों? सस्ते भी हैं, पानी भी इनको कम चाहिए तुलनात्मक रूप से, और पोषक तत्व जो हैं इनमें बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इनको सुपर फूड भी कहा जाता है। कई बार कहा जा रहा है, अभी केंद्र सरकार भी इनको श्री अन्न नाम से एक नाम दिया है इनको तक, क्योंकि इनके जो गुण है, पोषक पदार्थ जो इनमें है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए सरकार मिलेट्स को प्रोत्साहन दे रही है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। पोषक महत्व और स्वास्थ्य के लिए फायदों के बारे में लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। अन्य जानकारी क्या क्या? राजस्थान बाजरे की बुवाई और उत्पादन में देश भर में पहले स्थान पर है। ज्वार की बुवाई क्षेत्रफल ज्वार यहाँ है, ज्वार की बुवाई क्षेत्रफल उत्पादन में राज्य में राजस्थान का तीसरा स्थान है, जबकि बाजरा की बुवाई क्षेत्रफल में राजस्थान का हिस्सा कितना है? पूरे देश में 57%, और उत्पादन में है लगभग 42% हिस्सा राजस्थान का। खास बात कुछ यहाँ लिखी हुई है, जैसे कि वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष या इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया, और राज्य सरकार का जो बजट था 2022-23 वाला, उसमें राजस्थान मिलेट्स मिशन की घोषणा की गई थी। इसके बाद हमारा अभ्यास प्रश्न आज क्या है कि राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या कोटा? इसका क्या होगा सही जवाब, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।